जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पे। तो जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी जो हमने 1500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने 6 पार्ट्स इससे पहले डिस्कस कर दिए हैं। 6 पार्ट्स में हमने अराउंड 150 प्लस एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं। उनको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, उनके ऑप्शंस को भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। आज पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहले आप प्लीज़ जाके पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये है पार्ट नंबर 7। इसमें हम जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसके सारे कंपोनेंट से कुछ न कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। उसके अलावा जो जीएस के भी जितने कंपोनेंट्स हैं, उसके भी हमने बहुत से क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो ओवरऑल ये मिक्सचर है, सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सेशन। प्लीज़ सेशन को एंड तक देखिए और चीज़ों को एंजॉय कीजिए। चलते और देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, स्टेट नहीं। अब अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो इंडिया की है वो कौन सी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है गुजरात। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो वो लद्दाख हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया या पॉइंट ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा केप कॉमोरिन। तो ये था इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमसे पूछा है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो अरुणाचल में है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम है किबिथू। किबिथू इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर आपको साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, जब साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपको मेनलैंड इंडिया का पूछा जाएगा, तब आप लिखोगे कैप कॉमोरिन। क्या लिखोगे, केप कॉमोरिन, या आप लिखोगे वहाँ पे कन्याकुमारी। लेकिन कब, जब आपको पूछा जाए साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तब आप क्या लिखोगे, कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपको पूछा गया साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तब आ जाएगा आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट। तब कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी नहीं आएगा, तब आएगा इंदिरा पॉइंट। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये है कैप कॉमोरिन। लेकिन यहाँ से जो हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनके साउथ में जब हम देखते हैं, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इसीलिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट ये आएगा। लेकिन मैनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट आएगा कैप कॉमोरिन। इसी तरह अगर आपसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लिया जाए, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और अगर वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए, वो कौन सी है, गुजरात है। तो आई होप चीज़ें आपको जो पहला वाला क्वेश्चन था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ आपको डाउट रहा, कोई प्रॉब्लम कुछ भी आपको रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ इन द ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इनको हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, यानी हमें वेस्ट से कहाँ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली और गया। देखिए दिल्ली और गया, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक ही स्टेट के 2 सिटीज़ नहीं है। यहाँ पे एक ही जगह पे है राजकोट और अहमदाबाद है, जो दोनों कहाँ पे है, गुजरात में है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे मैप दिखाऊँ आपको इस तरह से, ये अगर गुजरात है, ठीक है, ये जो दिल्ली है ये दिल्ली में ही होगा, यहाँ पे लगभग। गया कहाँ पे है, गया तो बिहार में, ये तो बहुत ज़्यादा आगे आएगा। तो गया और दिल्ली पहले नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले पॉइंट पे गया और दिल्ली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आगे आते हैं। अब अगर अहमदाबाद और राजकोट गुजरात में है, तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, गुजरात ही है। तो इनमें से ही कोई एक होगा। इसका मतलब जहाँ पे 4 जहाँ पे 2 होगा पहले, वो हो जाएंगे कैंसिल। ये देखिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमें क्या किया, हमने सिर्फ देखा वेस्टर्न मोस्ट जो हमारी स्टेट है, उसकी जो 2 सिटीज़ है राजकोट और गया, वो जहाँ पे भी वेस्टर्न मोस्ट नहीं थे, जहाँ पे, या हमने देखा कि दिल्ली और हमने देखा बिहार,
कि दो सिटीज़ को जहाँ पहले रखा है और जो हमारे पास गुजरात की सिटीज़ थी उनको बाद में रखा है, तो उनको हमने एलिमिनेट किया, तो इससे हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और हमारे पास चौथा ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। देखिए इस तरह से आप अप्रोच एग्ज़ाम में करिए। आपको अगर एक चीज़ आती है ना, 3 चीज़ें नहीं आएंगी आपको, आप फिर भी उस चीज़ को कर पाओगे। यहाँ पे जैसे आपको सारा अगर पता नहीं होता फिर भी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ट्रिक से कर लेते कि अगर आपको पता होता राजकोट और जो अहमदाबाद है ये दोनों गुजरात की सिटीज़ है। तो इस तरह से चीज़ें आप कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पहले आ जाएगा राजकोट, फिर आ जाएगा अहमदाबाद, फिर आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, और फिर लास्ट पे आ जाएगा गया, क्योंकि राजकोट गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, दिल्ली दिल्ली में ही है, और जो गया है वो कहाँ पे है, बिहार में है। एक बार हम इसको मैप पे देख लेते हैं। ये रहा मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। जो राजकोट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राजकोट से थोड़ा जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं यहाँ पे हमें अहमदाबाद देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली है, और यहाँ पे आते आते लगभग गया है। तो देखिए वेस्ट से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इस तरह से बनता है ऑर्डर, पहले राजकोट, फिर अहमदाबाद, फिर न्यू दिल्ली, उसके बाद बिहार में गया। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर मैं ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट कंट्री एक बार दिखा दूँ आपको स्टेट, ये रहा नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये अब लद्दाख अलग है यहाँ से, तो लद्दाख हो गया यहाँ पे। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात है। ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश है। इसी तरह अगर साउथर्न मोस्ट स्टेट पे एक नज़र दे तो ये देख सकते हैं आप तमिलनाडु इज द साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन हिमाचल हिमालयाज? इनमें से कौन सा पास है जो लोकेटेड है हिमाचल हिमालयाज में? क्या वो मना पास है, क्या वो नथुला पास है, क्या वो बॉमदिला पास है, क्या वो बारालाचाला पास है? देखिए सबसे पहले हम इन एक एक पासिस को देखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। जो मनाला पास है ना, मना पास है, ये यूके में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें जो नथुला पास है ना, ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में, सिक्किम में है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बॉमडिला पास की, बॉमडिला पास है अरुणाचल प्रदेश में, और बारालाचाला पास है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको नाम से पता चल गया होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारालाचाला पास, क्योंकि बारालाचाला पास कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला पास वही पास है जहाँ से चिनाब रिवर का ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। क्योंकि चिनाब जब ओरिजिनेट होता है बारालाचाला पास से, वो ओरिजिनेट होता है एज ए 2 हेड स्ट्रीम्स। एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। ये चंद्रा और भागा आगे एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, टांडी के पास मिलते हैं, और वहाँ से आगे आते हैं फिर इकट्ठे ही मिलके दोनों चंद्रा और भागा। फिर जब आगे आते हैं, इस रिवर को चिनाब नहीं बोला जाता, इस रिवर को वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है चंद्रा भागा। जब ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है तब इसको बोला जाता है चिनाब रिवर। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। आपको पता है अगर ये है हमारा प्यारे भारत का ये फ्लैग, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स है इस तरह से, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन से कलर का है? वो है सैफरान कलर का। उससे जो मिडल वाला पार्ट है वो कौन से कलर का है? वाइट कलर का है। और इसमें स्पोक भी है 24 व्हील्स का, इस तरह से। और जो तीसरा पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, वो है ग्रीन कलर का। तो ये 3 कलर्स है और हर एक कलर अलग अलग चीज़ को डिपिक्ट करता है। सैफरान कलर का मतलब है कोरेज। क्या है इसका मतलब? कोरेज। इसी तरह अगर वाइट कलर की हम बात करें, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है ट्रूथ एंड प्योरिटी को। इसी तरह अगर मैं ग्रीन की बात करूं, ग्रीन किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है लाइफ को, लाइफ के साथ जो प्रॉस्पेरिटी है,
प्रॉस्पेरिटी के अलावा रिलेशन टू सॉइल, ठीक है। तो ये हमने देखा सैफरॉन कोरेज को करता है रिप्रेजेंट, वाइट करता है रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड प्योरिटी को, और ग्रीन करता है रिप्रेजेंट लाइफ को, प्रॉस्पेरिटी को और रिलेशन टू सॉइल को, और भी ये 2-3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 3 कलर्स है हमारे प्यारे भारत के फ्लैग में, ठीक है। ये जो इंडियन फ्लैग है इसको अडॉप्ट कब किया था, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। इसमें 24 स्पोक्स है और जो इसकी विड्थ और लेंथ है वो है 2:3 रेशियो में। इसी तरह इसको डिज़ाइन किसने किया था, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिज़ाइंड बाय पिंगाली विनकाया, ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया, पिंगाली विनकाया ने। 3 कलर है इसके, 3 कलर क्या क्या रिलेशन क्या क्या डिपिक्ट करते हैं। टॉप वाला जो है वो क्या करता है, वो कोरेज को करता है, उससे नीचे वाला वाइट क्या करता है, ट्रूथ एंड प्योरिटी को करता है, और जो ग्रीन है वो रिलेशन टू सॉइल, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ को डिनोट करता है। और इसको हमने अडॉप्ट कब किया था, 22 जुलाई 1947। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्यान रेंज। इनमें से कौन सा रिवर है जो विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होता है। क्या वो बेतवा रिवर है, क्या वो कावेरी रिवर है, क्या वो चिनाब रिवर है, क्या वो गोमती रिवर है। देखिए अभी हमने चिनाब देखा, ये तो हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ये तो नहीं होगा। जब आप इंडिया के मैप को देखोगे इस तरह से है इंडिया का मैप कुछ, ठीक है। मैं रफली यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये है इंडिया का मैप, ठीक है। अब अगर इंडिया के मैप की बात करूं, यहाँ पे हमारे पास राजस्थान से पहले यहाँ पे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, वो है अरावलीज माउंटेन्स, ठीक है। अरावली माउंटेन्स से नीचे जब हम आते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के थोड़े से आसपास यहाँ पे आ जाती है हमारे पास विंध्या रेंज। विंध्या के साथ साथ ही हमारे पास एक और माउंटेन रेंज आता है जिसका है सतपुड़ा। देखिए ये हो गया अरावलीज, ये हो गया विंध्यास और ये हो गया सतपुड़ा। ये जो विंध्या और सतपुड़ा है इनके बीच में चलता है रिवर नर्मदा, ठीक है। ये जो विंध्या है हमें बोला गया है इनमें से कौन, इस जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है इस विंध्यान रेंज से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विंध्यान रेंज है ना, इससे मेन 3 रिवर्स निकलते हैं। कौन कौन से, बेतवा निकलता है इससे, चंबल निकलता है इससे। विंध्यान रेंज से कौन कौन से रिवर ओरिजिनेट होते हैं, बेतवा, चंबल और इसके अलावा कैन। तो यहाँ पे क्या बेतवा है ऑप्शन में, चंबल है या कैन है, बेतवा चंबल कैन, तो बेतवा है ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा। इसके अलावा चंबल और कैन भी आप याद रखना, ये भी विंध्यान रेंज से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं। अगर मैं कावेरी की यहाँ पे बात करूँ, जो कावेरी रिवर है ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलता है। ब्रह्मगिरी रेंज जो वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। चिनाब का भी हमने देखा बारालाचाला पास से, चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम्स निकलती है। आगे टांडी पे मिलके फिर चंद्रभागा रिवर मिलता है। जो गोमती है ये इसका जो ओरिजिन है वो है गोमट टल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमट टल से। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको क्लियर हो रहा है बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल से लिया है ये वाला क्वेश्चन। द गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। जो गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में साइन हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, वो किसके रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट के रिलेटेड, ठीक है। सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट जब चल रही थी, साल्ट सत्याग्रह से जब सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट स्टार्ट हुई थी तो बीच में महात्मा गांधी ने रोक दी थी और फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सी चीज़ें रखी गई थी, जैसे इरविन ने गांधी को बोला था कि जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है आप उसको डिसकंटिन्यू करोगे। यहाँ से गांधी ने बोला था आप साल्ट जो टैक्स है उसको ख़त्म करोगे। इसके अलावा जो हमारे प्रिजनर्स है जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है उनको आप रिहा कर दोगे। तो बहुत सी इन्होंने कंडीशंस रखी थी दोनों तरफ से, तो कुछ उन्होंने एक्सेप्ट की थी, कुछ नहीं की थी। फाइनली एक नेगोटिएशन पे पहुँचे कि ये जो पैक्ट है ये पैक्ट हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में उसमें पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया था। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। सेकंड में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था और वो भी बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये भी फेल हुई। जब ये फेल हुई तो गांधी वापस इंडिया आए और दोबारा से उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस को यहाँ पे कंटिन्यू की। तो गांधी इरविन पैक्ट एसोसिएटेड किसके रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के रिलेटेड है। ठीक है। रोलाट एक्ट 1919 में आया था, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। इसमें बोला गया था कि जो वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, लोगों को हम अरेस्ट कर सकते विदाउट एनी ट्रायल, इस तरह के हार्श प्रोविजंस थे इसके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 चली थी। 22 में महात्मा गांधी ने इसको अचानक से बंद कर दिया जब चौरा-चौरी इंसिडेंट हुआ, जब वायलेंस हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इसको एकदम से अचानक से बंद कर दिया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई थी। ये भी महात्मा गांधी ही इसके लीडर थे और इसी में डू और डाई वाला जो नारा था वो इसी में लगाया था। डू और डाई वाला जो नारा है वो किसमें? क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। इसी को बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन सी है जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या कस्तूरबा गांधी है, क्या सरोजनी नायडू है, क्या अन्नी बेसेंट है, या अरुणा आसिफ अली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अन्नी बेसेंट। अन्नी बेसेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। हाँ, अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, देखिए क्योंकि ये इंडियन नहीं थी, ये 1893 में इंडिया में आई थी, ये इंडियन नहीं थी, ये पहली प्रेसिडेंट थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब आप अन्नी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू बोलोगे। ठीक है, अन्नी बेसेंट ने 1917 का जो कोलकाता सेशन था उसमें वो प्रेसिडेंट थी। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। सरोजनी नायडू ही थी जिनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1885 में बनी थी, जिसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी था। इसकी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन? ये एक बार फिर से रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन, जो प्राइमरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 1935 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, जो इसके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उससे वो क्या करता है? देखिए, इससे स्टेबिलिटी लाता है वो मार्केट में। जो प्राइसेस होती है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी चीज़ की जो प्राइसेस होती है उसको स्टेबल करने के लिए आरबीआई के पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, वेल्थ के लिए नहीं होता, एक्सचेंज रेट के लिए भी नहीं होता, इनकम इक्वलिटी के लिए भी नहीं, रीजनल डिस्पैरिटी के लिए भी नहीं, पर्सनल स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मेंटेन क्या रखती है? प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन जो होता है, जो 4 + 2 - 2 है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, इसके पास बहुत से टूल्स है, जैसे SLR है, जैसे CRR है, जैसे OMO है, ये सारे टूल्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे ये कंट्रोल करता है प्राइस को और कोशिश करता है मार्केट में हमेशा प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड और स्टेबल रहे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? आपको पता है जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इंडिया में वो आई थी 1991 में। वो क्यों हुई थी? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई थी? गल्फ वार भी थी, उसकी वजह से भी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमने यहाँ से बाहर कितना बेचा, वहाँ से हमने कितना लाया, जो पूरे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी हमने बाहर से बहुत कुछ खरीद लाया था, कर्जे में जा रहे थे, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं बेचा था,
था, तो हमारे पास जो फॉरेक्स थे, फॉरेन रिजर्व्स थे, वो भी बहुत कम हो गए। तो उसी में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो नेगेटिव चल रहा था, हमारा जो फिजिकल डिफिसिट हो गया था, ठीक है, जो हमारा हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी। और हम चले गए किसके पास? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास और वर्ल्ड बैंक के पास। इन्होंने हमें लोन दिया, इंडिया को लोन दिया, लेकिन लोन के साथ साथ उन्होंने हमें कंडीशंस बोली कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जिनको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो बोलता है क्या काजेज थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? क्या गल्फ वार थी? बिल्कुल गल्फ वार थी, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी था और इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, How many industries were reserved only for public sector before deregulation of the industrial sector in 1991? कि कितने इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया पब्लिक सेक्टर के लिए जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेशन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन, In India, Maharatnas, Navaratnas and Mini Ratnas. In India, Maharatnas, Navaratnas, Mini Ratnas are classification of which of the following? ये जो है ना महारत्नाज, नवरत्नाज एंड मिनी रत्नाज, ये होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। जैसे महा है तो सबसे बड़े हो गए महारत्नाज, फिर हो गए नवरत्नाज, फिर हो गए मिनी रत्नाज। एट प्रेजेंट की अगर बात करूँ, महारत्नाज इंडिया में कितने हैं? 12 है। नवरत्नाज की बात करूँ 14 है। मिनी रत्नाज की बात करें 73 है। ये एज ए स्कीम इंट्रोड्यूस हुए थे महारत्नाज 2010 में, और इसी तरह से जो नवरत्न है ये 1997 में, और जो मिनी रत्न है ये भी 1997 में स्टार्ट हुआ था। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ महारत्ना की, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वो एग्जाम्पल है महारत्ना की। नवरत्ना की अगर एग्जांपल दूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मिनी रत्ना की अगर एग्जांपल दूँ, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक चीज़ अगर क्लियर हो रही तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आई थी, इसमें 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, वो थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में क्या था, लिबरलाइजेशन में क्या था और ग्लोबलाइजेशन में क्या था। लिबरलाइजेशन में था यानी कोई भी अगर नई कंपनी सेटअप करनी थी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना था, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना था, तो उनको आज़ादी दी गई अपनी जो नया स्टार्टअप, अपना जो नया बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके। ग्लोबलाइजेशन में हमने जो हमारी क्लोज्ड इकॉनमी थी उसको हमने ओपन इकॉनमी कर दिया, यानी हमने बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड को इंक्रीज़ कर दिया। अपने टैरिफ्स को हमने रिड्यूस किया, जो हम टैरिफ्स लगाते थे इंपोर्ट पे वो हमने थोड़ा कम किया। इसी तरह से जो कोटा सिस्टम था, यानी कुछ हम क्वांटिटी ही इंपोर्ट कर सकते थे, उसको हमने ख़त्म किया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें आती थी, उनको हमने प्राइवेटाइज कर दिया। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, सेंट्रलाइजेशन की बात इसमें नहीं हुई थी, तभी हम इनको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन हैड ऑकर्ड इन इंडिया इन द ईयर 1946 एंड 1978। देखिए 2016 में हुआ था डिमोनेटाइजेशन, जब 1000 और 500 के जो नोट है वो बंद हो गए थे। उससे पहले 1946 में हुई थी, 1978 में हुई थी। तो बोलता है वो कौन सा दिन था जब तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन हुई इंडिया में? तो हुई थी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 इज़ द राइट आंसर, जब 500 और 1000 का जो पत्ता है वो बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन, हु रोड द बुक प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया। जो बुक है प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया रोड द बुक प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी जो IRDAI
DAI है उसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में ही है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? हैदराबाद में। एक बार हम बाकी देख लेते, शिमला में क्या है, कोलकाता में क्या है और चंडीगढ़ में क्या है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले शिमला था पहला ऑप्शन। शिमला में जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? शिमला में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शिमला में है। इसके अलावा कोलकाता की अगर बात करें, सेंट्रल गिलास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी भी कोलकाता में है। चंडीगढ़ में क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा हैदराबाद में क्या है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैदराबाद में ही है। तो इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर देना और याद कर देना, एक न एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो जाम्बू लोचन इज़ द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। जम्मू सिटी जो कि लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तावी लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? ये थे गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सेशंस आपको रोज़ मिलेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करोगे। कमेंट अपना फीडबैक दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।